नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में थे और वहां उन्होंने कहा कि कयामत तक बाबरी मस्जिद को नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, और ये एक सीधा संदेश है। भले ही आप मुर्शिदाबाद, जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर बाबरी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर सीधे तौर पर आपको चैलेंज कर रहे हैं तो इसके मतलब समझ लीजिए, इसके अर्थ समझ लीजिए। और वो केवल ये नहीं बता रहे हैं कि मैं आ रहा हूं पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए ही सही, पर उन्होंने 2027 के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का भी एक तरीके से शंखनाद कर दिया है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन एक सीधे तौर पर एजेंडा भी सेट करने का काम कर दिया है। दूसरा अहम मुद्दा है, पहली शाम को एक एफआईआर दर्ज की जाती है और उस एफआईआर में जिक्र होता है अप्रकाशित पुस्तक, उसके अंश या वो पुस्तक बाहर कैसे आई, हाथों में कैसे आई, पार्लियामेंट में कैसे लहराई गई, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को उसकी जांच सौंप दी गई है। राहुल गांधी से भी पूछताछ होगी, तुम्हारे पास कहां से ये किताब आई। पेंगुइन से भी, जिसके 2 बयान अब तक आ चुके हैं, वो इतना घबरा गया है प्रकाशक कि रात को ही जब एफआईआर दर्ज हुई तो एक बयान आ गया और एक और बयान आज आया, तो उससे पूछताछ होगी। एम नरवणे ने आपको पुस्तक प्रकाशित करने के लिए दी तो थी, छापने के लिए दी तो थी, उसका प्रचार करने के लिए भी, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री से अगर हरी झंडी नहीं मिली तो उसकी प्रति बाहर कैसे पहुंच गई। जवाबदेही तय होगी और हो सकता है नरवणे साहब भी इस जांच के घेरे में आए। लेकिन पहली शाम एफआईआर दर्ज होती है और मीडिया में शुरू होता है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रकाशक की, उस कारवां मैगजीन की, ऑनलाइन मैगजीन की, और नरवणे साहब की भी मुसीबतें बढ़ गई है। और अगले दिन सुबह कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कुछ इनके सहयोगी मिलकर के करीब 120 सांसदों के हस्ताक्षरों से युक्त अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ जाते हैं स्पीकर के खिलाफ। अब उसमें भी एक बड़ा पेंच हो गया है, वो हमारे मेहमान आपको बताएंगे कि क्या पेंच है। लेकिन जुड़ लेते हैं दोनों मेहमानों से पहले और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है, बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। नमस्कार, बहुत स्वागत। बाबा जी, आपको क्या लग रहा है, किस दिशा में जा रहा है ये पूरा मामला? पहले हम ये किताब वाले प्रकरण पर ही चर्चा कर लें, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद अगले ही दिन अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस इशू करना, और इस नोटिस में ऊपर जो तारीख है लेटर पर वो 10 फरवरी 2026 है। लेकिन अगर आप नीचे देखें, पहला, दूसरा, तीसरा पैरा और अगले पेज पर जो चौथा पैरा है उसमें लिखा है 2 फरवरी 2025। ये 2 फरवरी 2026 लिखने के बजाय हर जगह 2025 2025 2025 लिख करके एक बहुत बड़ी या तो चूक छोड़ गए या इनसे चूक हो गई।
और मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के ऐसे कौन से सियाने लोग हैं जो इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तैयार करते हैं जिसमें तारीख ही गलत दी गई है। जी बाबा जी। सर पहले तो मैं जरा आ जाता हूं नरवणे साहब की बुक पे। जी। राहुल गांधी इज अ हैबिचुअल लॉयर एंड रिपीट ऑफेंडर। अच्छा, आपको ध्यान होगा ये मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। सच ये है और सारी दुनिया जानती है कि मोदी कितने बड़े झूठे हैं। सॉरी, राहुल के खुद कितने बड़े झूठे हैं। सर वो जो लाल सी एक संविधान की भी सो कॉल्ड किताब लेके घूमते हैं ना, वो भी अंदर से ब्लैंक है, ऊपर सिर्फ कवर है। और ये जो किताब दिखा रहा था ना, ये रही किताब, हम तो मोदी को और अमित शाह को गिफ्ट करेंगे, तो वो किताब है ही थी नहीं। वो अंदर ब्लैंक पेजेस थे और इन कांग्रेसियों ने, इनका एक डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है बकायदा, मैं तो उसको डीडीटी बोलता हूं। वो किसान जैसे पहले डीडीटी छिड़कता था ना, इनके बाद भी ये डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स है, डीडीटी। इन्होंने सर बकायदा वैसी एक किताब बाइंड करा ली। वो आप किसी भी बाइंडर या बुक पब्लिशर, जो लोग इनका किताबों का, जब हमारे जलंधर में तो घर घर होता है ये काम, आप उनको बोल दीजिए आप वैसी किताब, और 1 घंटे में वो हार्ड कवर छाप के दे देंगे। बाइंडर घर घर बैठे हैं। इन्होंने सर एक कवर प्रिंट करा लिया और अंदर एक किताब नुमा, वो तो बाई चांस कैमरे की पकड़ में आ गई। वो राहुल गांधी, वो वीडियो चल रहा है, आपने भी देखा होगा, जिसमें अंदर के पेजेस सारे ब्लैंक हैं। अच्छा, इसका स्पष्टीकरण दे दिया है पेंगुइन ने। इस किताब के धंधे में सर प्री बुकिंग की जाती है, एक लॉन्च डेट पहले अनाउंस कर दी जाती है कि भैया इतनी तारीख को किताब लॉन्च होगी। उससे लगभग 2 महीना पहले जैसी चर्चित पुस्तक होती है तो प्री बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो पब्लिशर को एक अंदाजा हो जाता है कि पहला प्रिंट कितने 1000 कॉपीज का छापना, 1000 कॉपीज का या 5000 का, कैसे। सर ये पेंगुइन ने लॉन्च किया, बाकायदा प्री लॉन्चिंग हो गई, अमेजोन पे सब कुछ हो गया। पर फिर जब आईएसबीएन नंबर नहीं मिला और होम मिनिस्ट्री, सॉरी डिफेंस मिनिस्ट्री से जब क्लियरेंस किताब को नहीं मिली, तो किताब गई रुक, बुकिंग्स हो गई कैंसिल, लॉन्चिंग हो गई कैंसिल। पर इसको तो झूठ की राजनीति करनी है, इसकी तो राजनीति का एक सिद्धांत है, स्पिट एंड स्कूट, थूको और भाग लो, उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज है ही नहीं। तो देख, फर्जी किताब दिखा रहा था सर ये। इसमें पेंगुइन तो साफ कहते कि साहब हमने कोई पब्लिश नहीं की, और वो फर्जी किताब थी। नंबर 2, नरवणे साहब भी कहते हैं कि साहब ये फर्जी किताब थी, हमने तो कुछ छापी ही नहीं, हमने तो दी थी, आपने क्लियरेंस नहीं दी, हमारी किताब तो छपी नहीं। अब बात यह है सर कि दिल्ली पुलिस जिसने की स्वतः संज्ञान लेकर ये एफआईआर की है, क्या वो राहुल जी से पूछेगी कि भैया वो किताब जो तुम दिखा रहे थे वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है, गंभीर धाराओं का मामला है, सबसे पहले तो आप वो किताब प्रस्तुत कीजिए और बताइए कहां से मिली आपको। अगर वो ब्लैंक पेज वाली किताब दे देते हैं तब फंसे, नहीं देते हैं तब फंसे, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में भी फंस जाएंगे कि आपने राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय सुरक्षा के एक गंभीर मसले पर ओएसए जिसमें लगा हुआ है, आपने एविडेंस खुर्द-बुर्द किया, आपके पास किताब थी, इसका मतलब या तो देश को बताओ कि नहीं थी किताब, वो फर्जी था सब कुछ, मैं झूठ बोल रहा था, या वो किताब प्रस्तुत करो। अब राहुल गांधी के लिए सर इधर कुआ उधर खाई है, पर ये इतना बड़ा झूठा है, ये इसमें भी विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। अरे देखो सरकार मुझ गरीब को, मैं एलओपी हूं, विपक्ष को परेशान कर रही है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष को जेल में डाला जा रहा है, विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, ऐसे ऐसे ये राग अलापेगा। तो सर इनकी झूठ की राजनीति है, पर सर देश समझ रहा है। वो वीडियो पूरे देश ने देखा है जिसमें वो एक ब्लैंक बुक
लहरा रहा है। जी चंद्रशेखर देखिए बाबा प्रधानमंत्री जी, एक बात और हुई है, भट्ट जो उनके भट्ट पास बुक साहब का एक जो मिनट, कवर आ एक गया मिनट, है। भट्ट साहब जी एक मिनट। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, एक शाही इमाम याद है आपको? उस समय वो छड़ी बड़ी घुमाता था सड़क पे खड़ा होकर जी के, जी वो मोटू, उसने कुछ जी धमकी दी तो चंद्रशेखर ने एक एसएचओ भेजा उसके पास और फिर ये मैसेज भिजवाया कि बस मैं ही काफी हूं आपका जुलूस निकालने के लिए। और वो शाही इमाम इतना डर गया, पता नहीं सुतनिया में उसका निकला कि नहीं निकला। तो अगर पुलिस चाहे, अगर ये सरकार चाहे, तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई है और जो पुस्तक लहराने की महामूर्खता की है राहुल गांधी ने, तथाकथित पुस्तक लहराने की जो महामूर्खता की है, इस पर इनको थाने में बुला करके इनका जुलूस निकाल सकती है कि आप आइए थाने में, आपसे पूछताछ करनी है। ये जो अहंकार है इनका कि मैं तो ऐसे खानदान से हूं जहां 3-3 प्रधानमंत्री और 3-3 भारत रत्न हुए हैं, ये सारी गलतफहमी सरकार निकाल सकती है। पर क्या सरकार निकालेगी भट्ट साहब? देखिए, इसी बात पे मैं भी आता हूँ। ये 2023 में इसका आया था टीजर, तो वहां से इन्होंने इस बुक का कवर पेज ले लिया है और वो उन्होंने कहीं छपवा लिया है। और ये उसको लहरा रहे थे अपने संसद भवन में। और और जो बात आप कह रहे हैं कि वो दरोगा काफी है, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी संसद में स्पीकर की रूलिंग को 4 बार जो है डिफाई कर चुके हैं कि जो जो पुस्तक छपी नहीं है, और तो उसका जो है आधार पे आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, या जो कारवां मैगजीन में रिपोर्ट छपी है उसका भी संज्ञान नहीं ले सदन संज्ञान नहीं ले सकता। और जनरल नरवाने का भी जो ट्वीट आ गया है कि जो पेंगुइन का स्टैंड है वही हमारा स्टैंड है, कि ना तो पुस्तक कहीं छपी है, ना इसका कोई पीडीएफ है, ना कहीं इसकी सेल हुई है, तो इसलिए ये पुस्तक कहाँ से आई, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसके बाद जो है सरकार कुछ लगता है कुछ असमंजस में है इनके खिलाफ कार्रवाई करने को, क्योंकि 4 बार लगातार स्पीकर की रूलिंग को डिफाइन कर का उल्लंघन करना एक बहुत गंभीर मामला बनता है। उसके अलावा जो 4 महिला सांसदों के बारे में बार-बार चर्चा हो रही है कि इन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को घेरने का प्रयास किया, करने की छह तैयारी थी जब वो 6 महिला है। राष्ट्रपति की भाषण पर अपना उत्तर देने आ रहे थे। तो सरकार ने कार्रवाई नहीं की है, ये बात बाबा जी की जो भी उन्होंने बात कही, तो सरकार को अगर कार्रवाई अगर करती इसके ऊपर, तो ये नौबत नहीं आती। अब आज ये इनके हौसले इतने बढ़ गए कि ये अविश्वास प्रस्ताव भी ले आए और कह रहे हैं कि साहब, और स्पीकर ने ये भी घोषणा कर दी कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ पर चर्चा नहीं हो जाती, वो सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। लेकिन सदन का जो जो पहला हिस्सा है वो तो 13 तारीख को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद लोकसभा विल गो टू रिसेस। उसके बाद फिर जो है मार्च में, होली के बाद जो है सदन फिर से एकत्रित होगा। तो और 9 मार्च को इसके ऊपर चर्चा होगी। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। तो अब तक राहुल गांधी को जो जो मुझे लग रहा है, ज्यादा छूट मिली हुई है सरकार की ओर से, इसीलिए इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और केवल झूठ के आधार पर ये किताब लहरा रहे हैं। और ये अब बात स्पष्ट हो गई है, पेंगुइन ने भी अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, जनरल नरवाने का भी आ गया है, और सरकार की ओर से पहले ही आ चुका है कि अभी तक डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस पुस्तक को अप्रूवल नहीं दिया है प्रकाशन के लिए। और उसके बावजूद सरकार इनके लिए इतनी सॉफ्ट क्यों है, ये थोड़ा सा जो है बात मेरी समझ से परे है। इट्स टाइम फॉर एक्शन। बाबा जी आप ये बताइए, मैं जनरल नरवाने का जो भी बयान आया है वो बस इतना है कि उन्होंने रीट्वीट किया है पेंगुइन के स्टेटमेंट को, इसके अलावा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है। ये कारवां मैगजीन के पास ये सारी चीजें कैसे पहुंच गई, कहां से पहुंच गई? और ये संसद सत्र शुरू होने से पहले ही कारवां में प्रकाशित क्यों किया गया?
जिसका सहारा लेकर के राहुल गांधी ने 4-5 दिन तक पार्लियामेंट चलने नहीं दी और अड़ करके खड़े हो गए। और आज तो उन्होंने सर्टिफिकेट भी दे दिया नरवणे को, ये कह करके कि पूर्व सेना अध्यक्ष झूठ नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या है जी? सर, इस पूरे षड्यंत्र में कारवां मैगजीन हैंड इन ग्लव्स इन्वॉल्व है। नंबर 1, ये राहुल गांधी से मिली गई है और राहुल गांधी ये सब कुछ अपने डीप स्टेट हैंडलर्स के इशारे पे उनकी योजना के तहत कर रहे हैं। डीप स्टेट की योजना ये है कि सबसे पहले समाज में सड़क पर एक आंदोलन के रूप में कुछ लोगों को उतारा जाए। उससे पहले ये प्रेजेंट किया जाए कि ये सरकार इलेजिटिमेट है, ये जिस चुनाव से जीत के आई है वो चुनाव पर जीता, वोट चोरी से ये चुनाव जीता गया, इसलिए ये सरकार इलेजिटिमेट है, जैसा कि इन्होंने शेख हसीना पे आरोप लगाए थे। और स्पीकर भी विपक्ष को सुन नहीं रहा है, विपक्ष को अपनी बात रखने नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट बिक गया, इलेक्शन कमीशन बिक गया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल सारी संस्थाएं बिक गई। इसलिए इस सरकार को हटा देना चाहिए। और आगजनी तोड़फोड़ करने के लिए किसान आंदोलन है, जेन जी है, वकील है, महिलाएं हैं, दलित है, रोहित वेमुला एक्ट है, नहीं तो यूजीसी की गाइडलाइन है, कोई ना कोई बहाना बना के 1000-2000 लोग यही तो उतारने हैं। उसके बाद तो आगजनी वाला गैंग तो पेट्रोल छिड़क के, केरोसिन छिड़क के तैयार ही है। अच्छा, उसके पहले कि हाय विपक्ष को तो जेलों में ठूंस दिया गया है, इसलिए सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि किसी भी तरह सरकार प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दे। और जेल जाने, सर ये मुझे ये भी डाउट है कि ये जबरदस्ती बिना टिकट यात्रा करते पकड़ जाएगा, नहीं तो ये कनॉट प्लेस में जेब काटता पकड़ा जाएगा। ये जबरदस्ती अपने किसी ये हमारे यहाँ के जो टुच्चे गुंडे होते हैं ना, ये टेक्निक बहुत अच्छी अपनाते हैं कि मुझे अगर जेल जाना है तो मैं भट्ट साहब से एक एफआईआर करवा दूंगा और पुलिस को बोलूंगा हाँ हाँ कर दो, एफआईआर कर दिया तो जमानत नहीं कराऊंगा, जेल चला जाऊंगा। सर राहुल गांधी ये भी कर सकता है जेल जाने के लिए, जानबूझकर किसी मुकदमे में अपने ही व्यक्ति से कोई मुकदमा खड़ा करके जमानत नहीं लेगा, जेल चला जाएगा और पूरे वर्ल्ड में रोएगा कि हाय विपक्ष को तो जेलों में ठूस दिया इस तानाशाह ने। सर ये इसी पूरी टूल किट का हिस्सा है। कारवां मैगजीन उसी षड्यंत्र का हिस्सा है और अब समय आ गया है कि इनके साथ पुलिसिया बेल्ट ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। बहुत अच्छा मौका है। भट्ट साहब, ये जो मैंने आपको प्रस्ताव दिखाया था, ये इसमें ऊपर तो सही तारीख और वर्ष है, लेकिन बाकी के जो 3, 4, 5 जितने भी हैं, ये सब पॉइंटर, इसमें वर्ष जो है वो 2025 कर दिया गया है। तो इसी आधार पर इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। देखिए, जिस तरीके से स्पीकर ने आज जो घोषणा कर दी है कि वो सदन में नहीं आएंगे, उससे तो लगता नहीं कि ऐसा निर्णय होगा और उसको स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। अगर स्पीकर ने घोषणा कर दी है कि वो सदन में नहीं आएंगे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? नहीं, स्पीकर तो सुनवाई नहीं करेंगे इसकी सुनवाई कोई दूसरा जो है व्यक्ति चेयर पर बैठ करके करेगा। नहीं, जब ये आपकी बात सही है, लेकिन वो आएंगे नहीं हाउस के अंदर जब तक ये मामला तय नहीं हो जाता। सचिवालय ही इसको रद्द कर सकता है, ये कह करके कि उन तारीखों में सदन चल ही नहीं रहा था जो तारीखें बताई जा रही है, या उन तारीखों में ये प्रकरण हुआ ही नहीं है जो बताया गया है, क्योंकि फरवरी 2025 में सदन चल रहा होगा पर ये सब प्रकरण नहीं हुए हैं। क्योंकि ये हो सकता है कि अभी आज ही नोटिस दिया गया है
तो इसमें इस नोटिस में उसके परीक्षण का, स्क्रूटनी का टाइम भी होगा, और ये बिल्कुल संभव है कि स्क्रूटनी के बाद इसको खारिज किया जा सकता है। बिल्कुल। सर ये गलती जानबूझ के की गई है, इसका मतलब जो आप सर ओमकार सर जिस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, ये गलती जानबूझ के ये एक लक्यूना छोड़ दिया गया है जिससे कि ये प्रस्ताव स्क्रूटनी में ही खारिज हो जाए। जैसे पर्चा दाखिला जब होता है चुनाव में तो पर्चा, ओए देखो हाँ हमको हाँ तो हाँ चुनाव ही नहीं लड़ने दिया, अब तो हम अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकते। एक छोटी सी सर आम जनता को कहने के लिए तो हो गया ना कि अरे यार 26 को हम 25 लिख गए थे तो क्या हुआ, अविश्वास प्रस्ताव तो ला ही सकते थे। अब छोटी सी गलती से जो है हमारा अविश्वास प्रस्ताव भी इन्होंने खारिज कर दिया। देखो विपक्ष को किस तरह दबाया जा रहा है, एलओपी को बोलने नहीं देते हैं, जबकि एलओपी 40 मिनट बोला, मुद्दे पे कुछ नहीं बोला। एलएपी को 5 बार लेकिन बोला गया, बाबा अरे जी, भैया बोलो इस बोलो तो प्रस्ताव सही। राहुल गांधी के हस्ताक्षर नहीं है, टीएमसी हाँ के सांसदों के भी नहीं है। टीएमसी ने अपने आप को दूर रखा है इससे। तो अखिलेश विपक्ष यादव के भी भी नहीं है, बटा उनकी हुआ है, पत्नी के हैं। विपक्ष बटा हुआ है इस पूरे मामले पर। तो भट्ट साहब अगले विषय पर चलते हैं। योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी में थे, वहां उन्होंने कहा कि कयामत तक भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे या नहीं बनेगी। कैसे देखते हैं योगी जी का ये बयान आपको? देखिए, 1986 में ताला खुलने के बाद से एक बार बार कही गई है भिन्न भिन्न तरीके से कि यदि हिंदुओं का राजनीतिक जीवन मंद होगा तो सनातन फिर से गुलाम होगा। और जिस तरीके से 1900 ताला खुलने के बाद और 90 की कार सेवा के बाद और 92 में बाबरी मस्जिद ध्वंस होने के बाद जिस तरीके से यूपी में सरकार बनी, 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, 2017 में योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने। तो इस सारे तो 2014 के बाद से जो ये जो लॉ प्रज्वलित हुई है, उन्होंने इस मंदी को रोका है। हिंदुओं में एक नई आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का संचार हुआ है, और उनमें नया शत्रुबोध एक जागृत हुआ है। इस सब को देखते हुए अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो योगी जी का ये बयान उन्होंने इस वर्ष में 2026 में कई बार लोगों को सनातन संस्कृति के बारे में लोगों को उन्होंने आभास कराया है, हम क्या थे, क्या खतरे हमारे ऊपर हैं। जो पेशेवर राजनीतिक हैं विपक्षी दल के, वो तो ये कह के टाल देंगे कि अरे ये तो मामला साम्यवस्था भड़काने का है। ये मामला साम्यवस्था भड़काने का नहीं है, ये मामला केवल हिंदुओं को शत्रुबोध उनमें जागृत करने का है। और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है ओवैसी की ओर से कि और उसके पहले उसका भाई बोल चुका है, हटा लो पुलिस 15 मिनट, हम हिंदुओं को निपटा देंगे। तो योगी जी का जो ये स्टेटमेंट है, इसको एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ये कोई सामान्य बयान नहीं है पब्लिक कंजम्पशन के लिए कि बस एक बयान दे दिया, लोगों में जोश आ गया और कल पोलिंग है, हमने इलेक्शन जीत लिया। ये उस तरह का बयान नहीं है। ये हिंदुओं को ये बताने के लिए है कि आपकी सभ्यता का ये इतिहास है, और पिछले 1500 सालों में आपकी सभ्यता के ऊपर इतने हमले हुए हैं। और प्लस और यूपी में केवल 2026 की ही बात करें तो रोज नित नए इस्लामी जिहादियों के हिंदुओं को बहला फुसला करके मुसलमान बनाने के, कन्वर्ट करने के कई ऐसे षड्यंत्र प्रकाश में आए हैं। लखनऊ में ही केजी मेडिकल कॉलेज में आया है, मिर्जापुर के जिम का मामला आया है, और तो और 2026 में 2025 में भी ऐसे मामले आए थे। तो इसको केवल हिंदू मुसलमान की बाइनरी में देखना उचित जो है सही तरीका नहीं होगा। योगी जी ने, और अगर हम यहाँ अगर पूरा बयान पढ़ लेते तो हम आप तो लोगों को ये समझने में ज्यादा आसानी होती। और वो बाराबंकी में थे, लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक धार्मिक कार्यक्रम में ही थे। तो योगी जी, हम लोग जो है, और हमको ये बताया गया है कि इस्लाम में तो मजहब के नाम पे 24 घंटे केवल राजनीति की ही बातें होती हैं।
लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये है कि धर्म और अध्यात्म और राज्य तीनों अलग चीजें हैं। तो हम लोग तो आदी है नहीं बातें करने के धार्मिक कार्यक्रमों में, राजनीति के बारे में, सरकार के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। लेकिन हम कब तक जो है ये अपनी आंखें बंद किए बैठे रहेंगे, और कब तक अपनी हम जो है वो जैसे होता है ना, शुतुरमुर्ग अपनी चोंच गाड़ लेता है कि अब तो बस गया, अब तूफान टल जाएगा। तो ये मामला इतना साधारण नहीं है, और लोगों को ये अभी एहसास नहीं है कि पूरे देश में क्रिश्चियन मिशनरी और इस्लामी जिहादी कितने सक्रिय हैं। कैसे जो है बीजेपी सरकार को कमजोर किया जाए, कैसे बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाया जाए, ना हो कम से कम चौथी बार वापस आने से रोका जाए। यूपी में अगले साल चुनाव है, योगी जी को, बीजेपी को तीसरी बार आने से कैसे रोका जाए। तो ये जो है सभ्यता का संघर्ष है, ये मात्र सत्ता का संघर्ष नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप योगी जी के बयान को देखेंगे, तो आपको इसकी गहराई, इसकी, और ये कितना सारगर्भित है, और जो हमारी सभ्यता को लेकर के, समाज को लेकर के, धर्म के लिए जो आसन्न खतरे हैं, उसकी ओर भी आपको स्वतः इसका उत्तर मिलेगा। तो ये बहुत गंभीर चीज है, ये कोई चुनावी राजनीति के संदर्भ में दिया गया बयान नहीं है। बाबा जी, योगी जी ने क्या कहा है, शब्द से पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए भी। कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसलिए बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी संभव नहीं है। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं, वे ऐसे ही सड़ गल जाएंगे। ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो कानून तोड़ेगा वो सीधे जहन्नुम में जाएगा। सर मैं एक बात बताऊं, देखिए इधर जो इकोसिस्टम है इंडिया अलायंस वाला, वो योगी जी का जो बटोगे तो कटोगे उसको बड़ा इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करता हुआ दिख रहा था। ये तो जो जाति का नैरेटिव चलाया, और यूजीसी गाइडलाइंस, उसके बाद रोहित वेमुला एक्ट, और उसके बाद अभी लेटेस्ट वो ठाकुर हूं मेरे से है, वो जो बैंक कर्मी का जो आजकल कल से एक नया विवाद चल पड़ा है। तो कहने का मतलब सर, योगी जी के बटोगे तो कटोगे का काट एनडीए अलायंस ने जातीय विद्वेष के रूप में ढूंढा था। सर मुझे लगता है कि योगी जी ने उसका एंटीडोट फिर से दे दिया है। वो जो वायरस है ना, रह रह के सर हर बूस्टर डोज देना पड़ता है। तो ये जो जातीय वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहा था इंडिया अलायंस वाला गिरोह, उसका एंटीडोट है ये। उन्होंने वापस जो डिस्कोर्स को बाबरी मस्जिद और हिंदू मुस्लिम कर दिया है। ये बड़ा, मैं इसका बड़ा, आप ये कह सकते हैं, बड़ा बिना शुगर कोट किए जो मुझे दिखाई देता है कि चुनाव तो देखिए सारे विकास की स्टोरी के बाद, सब कुछ के बाद हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव है ना, वो तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हिंदुओं को जातियों में बांट देंगे। तो हिंदुओं को यूनाइट करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो योगी जी ने बाराबंकी में आज बता दिया है। और इससे एक चीज और जान लीजिए आपको, इधर ये नैरेटिव, यही सेम बाबरी मस्जिद वाला नैरेटिव योगी जी, उन्होंने कह दिया ना कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, पर ये पूरा बंगाल चुनाव में आपको ये सुनाई देगा, और उसके बाद यूपी तक आएगा। ये कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये एक वील्ड थ्रेट है उन लोगों के लिए जो कि देश को अपनी बपौती समझते हैं, या जो घुसपैठियों को बचाने के लिए किसी भी कीमत पे जाने को तैयार है। आप याद कीजिए वो हेमंता का वो राइफल वाला जेस्चर, वो एक मैसेजिंग थी, एक आज योगी जी ने दे दी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बाबरी मस्जिद कयामत तक नहीं बनेगी। ये मैसेज सर दूर दूर तक जाएगा, पूरे देश में जाएगा। जी
लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे ये लोग। देखो देखो, हेमंता ने जो है राइफल दिखाई और योगी कह रहे हाँ हैं कि दिखाई ना, दिखाई तो घुसपैठियों को दिखाई ना, घुसपैठियों को दिखाई। ये सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर रोएंगे भट्ट साहब। रोने दो जी। लेट देम गो। आज गए थे प्रशांत भूषण किसी को लेकर के, किसी एक मौलाना को, क्या हुआ? प्रशांत भूषण एक मौलाना को लेके गए थे ना, वो तमिलनाडु के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिर में के ऊपर जो दरगाह बना रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया केवल ईद और बकरीद में नमाज होगी, साल में 12 महीने नहीं होगी। बस खत्म हो गया मामला। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी, वीरेंद्रनाथ भट्ट साहब और दर्शक गण आपका भी, आप जुड़े। निवेदन है कि अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाएं, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन मिले। और बाबा जी के 2 चैनल हैं, आप जानते हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम।